तरह से होगा। तो देखो मेन जो बेसिकली ये कम्युनिकेशन स्किल पर है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, उसमें कम से कम वर्ड के साथ में अच्छे से अच्छा हमें किस तरह से हम बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड पूरा जो पैराग्राफ है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भाई हम बोलते वक्त हमें अच्छा बोलना चाहिए, अपनी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक है उसको कम करना चाहिए, और इसके अलावा अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात पे मतलब अच्छा हंसी मजाक हो, तो हमें इस तरह से अगर किसी से अगर हमने कुछ गलत शब्द बोल दिए तो हमें अपोलोजाइज करना चाहिए, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें जल्दी से जल्दी अपोलोजाइज करना चाहिए। और इसके अलावा हम कोई कॉमेडियन नहीं है, ये कहा गया है कि कोई कॉमेडियन नहीं है, हम आराम से हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे। ऐसा अगर हम हंसी मजाक से ऐसा माहौल रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का मजाक उड़ा जाए, किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है, एकदम इसका सार जो है एकदम बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑन द व्हाट बेसिस डज पीपल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू। पैराग्राफ 1 में से आपको बताना है कि किस बेसिस पर जो पीपल हैं वो आपको जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर हम टॉपिक है ना चैप्टर, ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें क्या कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह से बात करते हैं। तो आंसर सी आ जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बेसिस पर ही क्या होता है, आपको आपसे लोग बात करना पसंद करते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन, सी आ जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकेंड का आंसर देखते हैं, select the option is corresponding to the following relation below. The better your communication skill, the greater your एक्सेप्टेबिलिटी। तो जैसा आप अगर अच्छा जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा तो आपके जो मतलब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो सब मोर लेस, हायर लोअर, स्मॉलर बिगर, सब अपोजिट दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो डी में द हैवियर द वोल्यूशन द हाइयर द पेनल्टी, जितने अगर गलत काम करेंगे तो हाइयर क्या होगी, उसकी पेनल्टी होगी। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में अपोजिट है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव बात दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, select the option display what the writer project in the refer of the following. In such a things happen, you should immediate apologize as it may haunt of you for life. तो देखो यहाँ पे जो ऑथर है या हम ये कहें जहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, वरना हम पूरी लाइफ के लिए क्या होंगे, क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। तो सी आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेश फ्रॉम पैराग्राफ 2। देखो एक रीजन दिया गया है, देयर मीनिंग क्रिस्टलाइज परसेप्शंस दैट शेप ऑफ योर बिलीफ ड्राइव योर बिहेवियर एंड अनलिमिटेड क्रिएट योर वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया, फ्रेज दिया गया, उसका रीजन दिया गया, मीनिंग दिया गया है। आपको यहाँ पे पैराग्राफ में से वो जो फ्रेज है उसको देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ के अंदर यहाँ लिखा गया है द पावर ऑफ वर्ड, द पावर ऑफ, ये क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ का आंसर, द पावर ऑफ वर्ड, ये फ्रेज है जिसका मीनिंग वो होता है। तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द पावर ऑफ वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल। पैराग्राफ 1 में से आपको ये आंसर देना है। तो देखो जो आंसर पैराग्राफ में से आ जाएंगे हम यहीं से उसको लिख देंगे। तो कह रहे कि कौन सी किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट में द आर्ट लिसनिंग, देखो यहाँ से करेंगे, 5th क्वेश्चन का आंसर है द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड हियरिंग फ्रॉम ईच और एवरी इंटरेक्शन इन अदर सीक्रेट रेसिपी। किसी से क्या करना, किस तरह से हर दूसरे की सुनना, समझ में आना, वो भी क्या है, एक सीक्रेट है रेसिपी का। इसके अंदर ये भी ऐड कर दीजिएगा, डेवलप द सबकॉन्शियस हैबिट टू लिसन टू योरसेल्फ एज योर स्पीक एंड नोन वन एज पॉज। तो ये 5th का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी तरह के पैराग्राफ आपके सिलेबस में आएंगे जब फाइनल एग्जाम होगा, तब आपको वहां पे इसी तरह से सॉल्व करना होगा उसको। तो 5th हम कर चुके हैं, अब हम देखते हैं 6th। बेस ऑफ योर रीडिंग द टेक्स्ट लिस्ट two reasons why the writer says learning what not to say probably more important than learning what to say। क्या कहा जा रहा है कि रीजन बताने हैं कि क्यों जो आपने नहीं कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से, जो आपने कहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहे हैं कि आप किस तरह से बात करें, जो आपने नहीं कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि जो आपने कहा है। मतलब आपका बिहेवियर, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ में से इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पे क्या, लर्निंग व्हाट टू नो से दैट प्रॉब्लम मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से एज योर कैरियर डेवलप यू विल रियलाइज दैट द वाइज स्पीक लेस। जो समझदार होते हैं वो कम बोलते हैं। स्पीक व्हेन यू हैव टू वैल्यू एड एंड रिफ्रेन।
आप जब पॉज लेंगे तो आप ये सोचेंगे, इसमें आप कुछ और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चुप हो सकते हैं। पुअरली कंस्ट्रक्शंस यहाँ नहीं, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इसके अंदर यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन आप इतने से आपका काम चल जाएगा, तो आप इतना इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पॉज लेके हम सोच सकते हैं कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ सही है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6th का आंसर। अभी बहुत ग्रामर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, वाई शुड बी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू बी ह्यूमरस, मतलब जब आप हंसी मजाक करते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, ये रहा आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ से देख हम लिखेंगे नेवर से, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, नेवर से एनीथिंग गुड इफन, मतलब आपको कभी किसी को गलत नहीं कहना है। उससे क्या होता है, ऑफन मतलब वो बुरा मान सकता है। रिमेंबर ये यहाँ कर दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट अ कॉमेडियन हु मस्ट ऑफन एज ए मैनी पीपल यू कैन बी विटी, आप क्या कर सकते हो, किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हो। तो 7th का आंसर यहाँ से आप लिख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, द राइटर सेज सिंस योर माइंड आर वर्किंग फास्टर देन योर स्पीच, आपका माइंड जो है वो आपका माइंड ज़्यादा आपकी स्पीच से भी ज़्यादा तेज सोचता है। वी आर इंक्लाइन टू स्पीक फास्ट, हम फास्ट बोलते हैं। दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल बी गेट द फास्टर, मतलब कि कई बार क्या होता है, हम बहुत फास्ट बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतनी जल्दी आपकी बात को समझ सके, सुन सके। ये पैराग्राफ 3 में दिया गया है। वट एक्चुअली हैपन व्हेन वी स्पीक टू फास्ट, जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं तब उससे क्या होता है। तो इससे देखो यहाँ पे सी, द पर्सन हियरिंग इट हैज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हेन दे वांट टू हियर एंड 1/3 व्हाट आई वांट टू से, मैं कुछ टाइम के लिए रुकता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। तो इसके लिए आपको जस्टिफाई करना है यहाँ से लाइन। तो यहाँ से देखिए, दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल बी गेट एनी फास्टर ऑन द अदर कंट्री से इट वॉज ऑलवेज रिवर्स, सो स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि स्पीक व्हेन यू हैव टू वैल्यू टू ऐड, आप क्या कर सकते हैं, अगर स्लो बोलेंगे तो आप अपनी वैल्यू को कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐड करके आपको इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी, हमें क्रॉस क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट कुड ऑफन पीपल, क्या होगा, लोगों को क्या कर सकते हैं, इससे तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है ना, कुछ मजाक में किसी के लिए गलत कह दिया तो। ठीक है, ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसी तरह से सेकंड पैसेज दिया गया है। फर्स्ट ये वाटर और एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि वाटर और अगर वाटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वाटर से हमको, जो वाटर है वो बहुत देखो मेन सोर्स है एनर्जी का ना, पानी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर और एनर्जी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अब वर्ल्ड के अंदर वाटर और एनर्जी क्या है, देखो वाटर धीरे धीरे बहुत, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वाटर भी क्या हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी कमी होती जा रही है। इसके लिए हमें वाटर सोर्सेज लगाने होंगे। और जो वाटर का यूजेज है, देखो एग्रीकल्चर ले लो, चाहे आप कहीं पे भी ले लो, इरिगेशन ले लो, सब जगह पानी का यूज है, वाटर साइकिल, ये सब यहाँ पे तो इसी बारे में बताया गया। इसके अलावा जो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, वो भी पानी को क्या है, खराब कर रहा है। तो इसके बारे में पूरा ये जो पैसेज दिया गया है। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनफॉर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड द इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1, बिगेस्ट सिंगल किलर ऑफ द चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो बिगेस्ट सिंगल किलर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, तो देखो क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वाटर तो बेसिक नीड है, लेकिन पानी की कमी से कारण क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे ये पैराग्राफ कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था, बट ये आसान है। देखो सेकंड क्या कहा गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम पैराग्राफ 2, द इंटरडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी इज इविडेंट। तो देखो यहाँ पे कहाँ दिया गया है, देखो ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा वाटर और ये रहा एनर्जी, तो थर्ड एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्ट विद अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ 1। ओके, देखो क्या कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है,
वाटर, डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। स्टारवेशन मतलब कि भूखमरी, किसके रीजन, किसकी कमी की वजह से होती है, फूड की वजह से। तो फूड की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो ये सॉरी, वाटर की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और फूड की कमी से क्या होता है, स्टारवेशन होता है। तो इस तरह से आपको करना था। जस्ट लाइक वाटर शॉर्टेज कोज डिहाइड्रेशन, सिमिलरली शॉर्टेज कोज स्टारवेशन। तो फूड की कमी से क्या होता है, स्टारवेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 1 बिलियन पीपल आर फेसिंग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज। 1.6 बिलियन जो मतलब पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वाटर शॉर्टेज, इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज की क्या कर रही है, कमी महसूस कर रही है। तो इसका आंसर पैराग्राफ से हमने देखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। एग्जिस्टिंग वाटर सोर्स कैन नॉट बी यूज, जो वाटर सोर्स है वो यूज नहीं किए जा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ पानी है, लेकिन क्या है उनके किनारे टूटे हुए जिससे पानी बह जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सही नहीं किया जा रहा, उस पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। इसीलिए जो क्या है, बहुत सारे लोग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज की कमी से क्या कर रहे हैं, उनको कमी आ रही है। पैराग्राफ में साफ साफ दिया गया है 4th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो सभी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाय वेट एंड अडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन अबाउट 60% ऑफ वाटर, ये भी पैराग्राफ में दिया गया है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, सॉरी हाँ 6 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। डैश विल पुट फर्दर स्ट्रेस ऑन द वाटर स्कोरिंग एंड द सप्लाई सिस्टम इन 2050। क्या होगा जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, पैराग्राफ में दिया गया इंक्रीज द वर्ड इन पॉपुलेशन। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से 2015 में वाटर की जो कमी है वो और भी ज्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सब्स्टिट्यूट द वर्ड शॉर्टेज विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में आपको शॉर्टेज एक दिया गया है, उसका आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह कोई वर्ड लगाना है जो आपके पैराग्राफ 3 में दिया गया है। तो देखो बहुत अच्छे से हमको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। पैराग्राफ 3 में स्केयरिंग, देखो यहाँ से हम लेते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड, ये देखो स्केरसिटी, स्केरसिटी मतलब इसका मतलब भी कमी होता है, शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है, स्केरसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। तो 7 में आप क्या लिख देंगे, इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर ही लिखना होता है, स्केरसिटी, ये हो जाएगा शॉर्टेज, इसका भी मीनिंग क्या होता है, शॉर्टेज ही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिस्ट एनी 2 एक्शन नीडेड टू द वाटर फ्रंट ऑफ द एज मेंशन पैराग्राफ 4। लिस्ट एनी 2 एक्शन के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिया गया है आंसर, हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखो ये एक्शन नीडेड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। 8th क्वेश्चन है ये, नीडेड टू द इंक्लूड रिडक्शन ऑफ वाटर यूजेज, एग्रीकल्चर पंप एफिशिएंसी, ड्रिप इरिगेशन इंस्टेड ऑफ फूड इरिगेशन, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। ये सारा हम यहाँ से कोई भी 2 मेथड आप यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्लोबल व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन इन द एग्रीकल्चर सोर्स। तो आपके बुक में यहाँ पर इसमें पैसेज में दिया गया 70% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल पैराग्राफ 1, 3 एंड 4 का आपको क्या करना है, टाइटल सेलेक्ट करना है। तो देखो फर्स्ट का वाटर एंड एनर्जी हो जाएगा, थर्ड का इंटरडिपेंडेंट ऑफ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में से आपको इसका क्या करना है, सिलेक्ट टाइटल सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट का देखो द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया, थर्ड का द स्ट्रेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और फोर्थ का फॉसिल बेस्ड एनर्जी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम ग्रामर जो पोर्शन दिया गया है, ग्रामर के जो क्वेश्चन है लगभग ऐसे आएंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा अपना, और थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है क्वेश्चंस में, बट जो पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे सैम्पल पेपर, जरूर वहां से करके आप तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए। तो देखो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एक बार सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। द एयर पोल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय द एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। जब यस्टरडे आता है तो उससे पहले क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो हम बिना देखे बी लगा देंगे, एक्सप्लोडेड। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, यस्टरडे देखते ही पास्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, वो आपको लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक्सप्लोडेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, देखो रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड हर स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द, आपको रिपोर्टिंग स्पीच करनी है। देखो क्या कहा गया है, टीचर डू यू हैव समबॉडी एट द होम टू गाइड यू विथ स्टडीज, स्टूडेंट यस माई एल्डर सिस्टर हेल्प मी आउट। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको चेंज किस तरह किया गया है, द टीचर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हर स्टूडेंट टू लो ग्रेड आस्क इफ ही हैड एनीबॉडी टू गाइड हिम एट होम टू विच द स्टूडेंट एफर्म, मतलब स्टूडेंट ने ये बात मानी है। इसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट ने क्या कहा, हर एल्डर सिस्टर, हम यहाँ पे कर देंगे हर एल्डर। बस देखो थोड़ा सा जो चेंज करना है वो बता देती हूँ, यहाँ पे माई की जगह क्या हो जाएगा, हर।
तो हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हर आउट। एक सेकेंड देखो मैं यहां से बताती हूँ स्टूडेंट, देखो क्या कहा गया, हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड, देखो हेल्प था ना तो हेल्प लग गया, हेल्प्ड हर आउट, कि उसकी पढ़ाई में मदद करी उसकी सिस्टर ने, उसने ये कहा कि उसकी सिस्टर ने उसकी पढ़ाई में मदद करी। तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे इसके आगे ये लिखना है, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ी साफ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप समझ जाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो क्या कहा गया, अ पर्सन विद अ फ्रेगिल ईगो डैश टेक एनीथिंग वुड बी पर्सनली। क्या है, एक जो उसके अंदर, एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है, तो वो हर बात को क्या करने लगता है, पर्सनली लेने लगता है। तो वाइल सुनिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड, सी वुड टेक एनीथिंग से टू पर्सनली, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमको एरर देखनी है, तो देखो लाइन क्या है, इन इंडिया अ डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो देखो अ डेथ नहीं आएगा यहाँ पे, ए की जगह द आएगा, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी सही है, बट ए की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। जहाँ पे ए एरर है उसकी जगह करेक्शन में क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में क्या कहा गया है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखो देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक, एवरीवन डैश फॉर आउट ऑटो रिक्शा एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक। तो एवरीवन, देखो नेक्स्ट वीक की बात हो रही है ना, आगे ये काम करेंगे, तो विल बी लुकिंग, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विल बी लुकिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट हमको वर्ड जो वर्ब है वो सही लगानी है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, डियर सर दिस इज रिस्पेक्टफुली डैश, अब हमें सबमिट दिया है, आगे हम पढ़ते हैं, दैट माई हस्बैंड हैज बी ट्रांसफर टू पुणे, देयर फॉर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ट्रांसफर मी इन द पुणे एज वेल। देखो यहाँ पे क्या है, हैज बीन दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे सबमिटेड, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सबमिटेड, ये हो जाएगा। यहाँ पे सबमिटेड करते ही सारा ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हैज बीन लगाया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबमिटेड। अब देखते हैं सेवंथ में भी क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है जिससे हमें चेंज करना है, तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। फादर व्हाट डू यू लाइक टू द मोस्ट अबाउट योर मदर, सन, फादर कहता है कि तुम अपनी मम्मी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, सन शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्टी, वो हमारी हेल्प करती है डिफिकल्टी में। अब देखो क्या कहा गया है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज मदर, सन से, अब सन क्या कहता है, कि सन यहाँ पे क्या कहता है, हिज मदर, कि भाई यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, देखो क्या कहा गया है, हिज मदर इज, देखो बाकी आपको चेंज नहीं करना, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन डिफिकल्टी। तो बस चेंज क्या हुआ है, शी की जगह हिज मदर आ गया है, और अस की जगह क्या आया, हिम, इन डिफिकल्टी सेम आ जाएगा, ठीक है, दो ही चेंजेस है, शी की जगह यहाँ पे क्या हो गया, हिज मदर हो गया, और अस की जगह यहाँ पे क्या हो गया, हिम हो गया, यही चेंज करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, वही एरर और करेक्शन ढूंढनी है, तो देखो कमेंट ऑन द पेपर इन साइंस शुड एड अ डायमेंशन ऑफ द रिसर्च नोट मेड बाय द समरी ऑन द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब इन द पेपर, यूज द गिवन फॉर्मल फॉर योर रिस्पॉन्स। तो देखो यहाँ पे साइंस इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इनकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, तो साइंस यहाँ पे आएगा, कमेंट ऑन पेपर ऑन साइंस शुड एडिट, दोबारा यहाँ पे इन नहीं आएगा, बस यही क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है, आरुषि शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद द आफ्ताब और द कार शी रिसेंटली बोट, रिपोर्ट आफ्ताब क्वेश्चंस, हमें रिपोर्ट करनी है यहाँ पे, तो देखो क्या, इज द कार न्यू और सेकंड हैंड, तो हम लिखेंगे द कार वॉज न्यू एंड, या न्यू और सेकंड हैंड, मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बस सेकंड हैंड, क्या कहा गया ध्यान से देखो, द कार वॉज न्यू और सेकंड हैंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश बी वेयर, तो दे मस्ट बी वेयर, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 करने हैं, यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे क्या कहा गया देखो, रमन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो, तनु यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी meeting our friends and teachers. Raman told Tanu he has really looking forward for the class picnic. The
एवरी नेक्स्ट डे, क्योंकि क्या है रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या टुमारो ये सब यूज नहीं करते, नेक्स्ट डे यूज करते हैं, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए क्या कहा गया इसमें, फिर एक एरर बताना है। The school annual day can be celebrated in 15th November 2020 to 10 a.m. onwards. This day will be celebrated is our silver jubilee and so special culture show being in the organized. तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कैन यहाँ पे क्या हो जाएगा एरर, क्योंकि अभी वो बात कर रहा है विल की बात कर रहा है, तो कैन की जगह यहाँ पे क्या आएगा विल, तो द स्कूल एनुअल डे विल बी सेलिब्रेटेड, तो कैन यहाँ पे एरर हो जाएगा। देखो कैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इसका करेक्शन क्या हो जाएगा विल, और बी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रामर का पोर्शन। अब हम देखते हैं आगे का सैंपल पेपर। तो देखो आगे का राइटिंग और स्किल है, ये मैं कुछ देर बाद में कराऊंगी, पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ जो कि क्या है, यहाँ से लिया गया है सेक्शन सी, जो लिटरेचर से लिया गया है। पहले इजी वाला पार्ट कर लेते हैं और उनमें क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस है, उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी दिया गया है रीच फॉर द टॉप, जो चैप्टर है उसके अंदर से पैराग्राफ दिया गया है, पूरा संतोष के बारे में दिया गया कंटेंट की, वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहती थी, अपने तरीके से वो कपड़े पहनती थी जो उसको पसंद थे, इसी बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन, संतोष का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कहा गया, वो संतोष कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्या वो अपनी मर्जी से जीती थी, एंड गिव वन रीजन, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट तो आ जाएगा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जीती थी, नहीं, वो क्या करती थी अपनी मर्जी से जीती थी। शी देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा गया ना, ऑलवेज कंटेंट विद द प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, शी बिगेन लिव लाइफ ऑन हर वे टर्म ऑफ हर स्टार्ट, उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, थर्ड में देखते हैं क्या कहा गया है, filling the blank of the one word, संतोष dash trait exhibited when she preferred to wear shorts other girls were traditional, जब संतोष का कौन सा ट्रेट ऐसा है जो क्या कर रहा है, उसको ये मतलब वो शॉर्ट्स पहनती थी, लेकिन अदर गर्ल्स क्या है ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, कि वो बहुत डिटरमाइंड थी, वो क्या थी बहुत दृढ़ निश्चय थी। उसने क्या किया कि भाई उसने ये कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूं चाहे कोई पहने ना पहने, उसको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीनी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, शी बिगिन हिज लाइफ ऑन हर टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन, ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है। देखो शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव बाय, शी बिकेम रिबेलिश, देखो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव, उसने अपनी जिंदगी के खुद ही रूल बनाए हुए थे, वो दूसरों को फॉलो नहीं करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष मेंशन हर, क्या क्वालिटी यहाँ पर नजर आई थी कि वो क्या करती थी, शी चेंज, वो अपने आप को चेंज नहीं किया, वो हैप्पी, डी आंसर यहाँ पे शी वॉज डिटरमाइंड, वो क्या थी एकदम दृढ़ निश्चय थी, उसने कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, कोई भी शॉर्ट्स नहीं पहना था लेकिन वो पहन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें और दिया गया है जिसमें जॉन्सी के बारे में बताया गया कि वो जल्दी से ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाह रहा था, इसलिए सुई क्या कर रही थी, अलग अलग उसने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए उसको इंटरेस्टिंग क्या अलग अलग चीजें करके दिखाई, जिससे कि क्या हो जाए, वो खुश होगा तभी वो क्या कर सकेगा, सही हो पाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि वो सही नहीं हो पा रहा क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा, होप ही नहीं है उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन टू जोन्सी, क्या हुआ था उसके साथ में, उसको निमोनिया हो गया था, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया इसका सेकंड, कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड्स, देखो एनालॉगी मतलब कि अपोजिट बनाने हैं, जैसे कि देखो हैप्पी का अपोजिट हो गया ग्लोमी, मतलब हैप्पी मतलब खुश और ग्लोमी मतलब कि उदास, तो इसी तरह से हमें हेल्दी का अपोजिट बनाना है। हेल्दी का अपोजिट क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए, हेल्दी का क्या होता है अनहेल्दी, तो हम यहीं से लिख देंगे अनहेल्दी। देखो यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा किसका अपोजिट दिया गया है, हैप्पी का अपोजिट ग्लोमी है तो हेल्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा अनहेल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड द डॉक्टर से इफ शी डज नॉट वांट टू लीव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, बिकॉज डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि वो जब तक खुद नहीं चाहेगा तब तक ठीक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है वो सही होना ही नहीं चाहता था ना, जोन्सी हैड लॉस्ट ऑल द होप गेट बेटर, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट वाज शी ट्राइंग टू डू, टॉक अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन एंड ट्राइंग पेंटिंग फॉर द फ्रंट ऑफ जोन्सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू मोटिवेट जोन्सी टू गेट बेटर, तो ओनली सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, लिस्ट एनी 2 थिंग्स टू यू डिड टू मेक जोन्सी मेक अ इंटरेस्ट टू
थिंग वर्ड, क्या किया था उसने उसको खुश रखने के लिए कि जिससे उसका ध्यान क्या हो, थोड़ा सा मतलब हैप्पी हो जाए ना, जिससे कि उसका ध्यान थोड़ा सा हटे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ये रहा, शी ब्रोट, यहाँ से आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम एंड स्टार्टिंग पेंटिंग टू टेक जोन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विजिटेड वाइल विस्लिंग वाइल वर्किंग, वो विसल्स भी कर रही थी उसके लिए ना। तो फिफ्थ का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पोएम दी गई है, उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखिए पोएम में क्या है। टू किलिंग अ ट्री, इसके बारे में पोएम है कि किस तरह पोएम जो किल किया गया है ट्री को किस तरह से कर सकते हैं या किया गया था, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है या पूरी पोएम है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। द रूट ऑफ द ट्री इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, जो रूट है वो क्या की जाए, पूरी अंदर से एंटायर मतलब गहराई से खींची जाए, पुल आउट की जाए, तभी क्या होगा, जो रूट है वो बाहर निकलेगी एक ट्री की। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग, सिमिलर वर्ड हमें यहाँ पे देखना है एंटायरली, देखो यहाँ पे दिया गया है ये रहा। तो एंटायरली मतलब अंचोरिंग मतलब होता है कि एकदम गहराई के साथ, यहाँ पे एंटायरली, यहाँ अगर आप वैसे लिखना चाहे तो डेप्थ भी लिख सकते हैं। तो एंटायरली ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री, किस तरह से प्रोटेक्शन देता है जो अर्थ है। प्रोवाइड सोइल टू द ट्री, प्रोवाइड एयर टू द ट्री, स्पेस टू द ट्री, क्या करता है, इंश्योर द ट्री एंड कीप इन फर्मली स्टैंडिंग। तो ए आंसर क्या होगा, वो क्या करता है, जो देखो रूट को क्या करता है, जो ट्री है वो क्या करता है, रूट जो अपनी सोइल के अंदर रखता है, जिससे कि क्या होता है एक पकड़ बन जाती है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। टू किल अ ट्री इट हैज टू पुल आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ, अगर एक ट्री को किल करना है तो उसको पूरी एंटायरली उसकी जो रूट्स है उसके साथ उसको खींचेंगे तो वो किल हो जाएगा। अगर रूट के साथ खींचेंगे तो किल ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, select the appropriate option to complete the sentence according to the axis. The idea that the tree is like a living being, not easy to kill. ये एक आइडिया कैसा है कि जो ट्री है वो एक क्या है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, उसे किल करना आसान नहीं है। तो ये कैसा आइडिया हो जाएगा, थॉटफुल। भाई हाँ, सोचने वाली बात है ना कि हम उसको किल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते प्लांट्स को। तो सी आंसर यहाँ पे थॉटफुल सही हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए क्या कहा गया, द अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ ट्री, ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होगा, रूट्स, क्योंकि वो क्या है पूरे प्लांट को पकड़ के रखती है ना। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके सेकंड में द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड के बारे में दिया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट में देखो क्या कहा गया, हु इज ही इन द एक्सक्रेट, ही यहाँ पे कौन है, सेंट पीटर। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सक्रेट व्हाई वाज द सेंट पीटर अबाउट टू फेंट, एक्सट्रेट के अकॉर्डिंग सेंट पीटर क्यों फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो यहां से लिखेंगे सेंट पीटर वॉज फेंट बिकॉज ऑफ फास्टिंग, बिकॉज ऑफ फास्टिंग, उन्होंने फास्टिंग की थी ना, व्रत किया था, इसीलिए क्या हो गया था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, मतलब फास्टिंग मतलब कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हाउ डिड ह्यूमन प्रोवोक्ड सेंट पीटर, किस तरह से उसने प्रोवोक्ड किया था। बाय नॉट गिविंग केक टू सेंट पीटर, क्या हुआ, उसको केक ना देके क्या किया गया था, प्रोवोक्ड किया गया था। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द ओल्ड लेडी। ओके, लार्ज स्मॉल, अब देखो यहाँ पे क्या एनालॉजी है, लार्ज का क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो जेनरस मतलब कि क्या होता है, बहुत दयालु हो जाता है, तो इसका हो जाएगा सेल्फिश, इसका क्या हो जाएगा, सेल्फिश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट थॉट ऑकर टू द वुमन व्हाइल द केक वाज बीइंग बेक्ड, क्या सोच रही थी वो केक बेक करते समय। तो इससे इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर बाकी क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगर आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाए, लेकिन इससे यहाँ से आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ में क्या सोच रही थी बेक करते समय, तो वो सोच रही थी कि भाई कितना बड़ा पीस इसको दूं मैं। तो सी आंसर दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव वे, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है सैंपल पेपर। थैंक यू गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का सारा क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम जो सेक्शन है वो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ से जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हम करेंगे। ये सारे आपकी जो नोटबुक है उसमें से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो आपको भी सोल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है, फोर्थ का 1, व्हाट वर द स्किल डेवलप्ड बाय द संतोष टू बिकम अ गुड हंटर। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए आंसर, शी डेवलप मार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द हाई एल्टीट्यूड, शी हैड ए आयरन विल
firm determination and the mental toughness. Her climbing skill, physical fitness and mental stress impress her seniors. क्या उसने अपनी आप में क्या इम्प्रूवमेंट किया था? उसने क्या किया था? अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी मेंटल जो टफनेस है, मेंटल मतलब दिमागी तौर से वो ताकत हो गई थी, उसने अपनी फिजिकल फिटनेस को, मेंटल स्ट्रेस को क्या किया था? इम्प्रूव करके अपने सीनियर्स को क्या किया था? इम्प्रेस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। Fed by peaceful harvest by war's long winter service. Explain why does the poet quote harvest peaceful and war is as winter. No man are foreign. यहाँ से चैप्टर से लिया गया है कि यहाँ पे क्या पूछा गया। Explain why does the poet call harvest peaceful and war as a winter. जो harvest को peaceful और war को as a winter क्यों कहा है, ये बताना है आपको इसमें। तो देखिए आंसर, हार्वेस्ट आर कॉल्ड पीसफुल बिकॉज दे ब्रिंग अब्यूडेंस एंड द प्रोस्पेरिटी एट दे थ्रिव इन द पीसफुल टाइम ओनली एंड वार ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ सर्वर एंड द हार्श विंटर दैट ruins द क्रॉप एंड द स्टार्वर्स पीपल। देखो क्या करके हार्वेस्ट को उन्होंने क्या कहा है? पीसफुल, क्योंकि क्या है वो बहुत खुशियां और अच्छी पीसफुल लाइफ लाता है, जबकि जो वॉर है वो क्या है? हार्श विंटर के जैसे है, जो क्या करता है? क्रॉप्स को भी खराब करता है और लोगों को भूखमरी पैदा करता है। इसीलिए इन्हें हार्वेस्ट को पीसफुल कहा गया है और वॉर को एज ए विंटर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन राउंड द पुष्पतिनाथ टेम्पल व्हाट फुल द फेब्रल कंफ्यूजन एक्सप्लेन। व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द पुष्पतिनाथ टेम्पल फुल ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन। क्या कहा गया। द ऑथर सेज द एटमॉस्फेयर पुष्पतिनाथ टेम्पल वाज एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन। ही सेज दैट प्रीस्ट, हॉकर्स, डेवोटर्स, टूरिस्ट, काउस, monkeys, pigeons and dog can be seen roaming around through the ground. क्या है? ये सारे क्या कर रहे हैं? ग्राउंड थ्रो कर रहे हैं, इसलिए जो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो फेब्रल कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। What is the actual realization of the poet mentioned in the poem A similar did my spirit seal? देखते हैं आंसर। देखिए आंसर में क्या कहा गया है। Throughout this poem, the poet William Wordsworth state the actual realization after the death of his beloved. Out of grief he said that he was too much into the word pleasure. तो देखो क्या कहा है कि आफ्टर डेथ के बाद में क्या बिलीव किया उसने। आउट ऑफ ग्रीफ ही सेड दैट ही वॉज टू मच इनटू द वर्ड प्लेजर। तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में ऐसे लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए और आप उसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 क्या कहा। हाउ डिड जॉर्ज कन्विंस द इंट्रोड्यूस दैट हिज प्लान वुड फेल एक्सप्लेन। इफ आई वर यू चैप्टर से लिया गया है। Gyarder surprised the intruder by the telling him that he was also a criminal and wanted to murder. कि वो क्या है? वो also क्या है? क्रिमिनल है और एक मर्डर करना चाहता है। अब इसका हम जो 7th क्वेश्चन है 6 था वो, अभी 7 देखिए। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉलोइंग द 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं। 3 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Why did the writer feel awkward during his first year of high school? Explain. A house is not a home. चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखिए आंसर क्या है। She felt awkward because it was a new school much bigger than her previous junior high school. ये स्कूल क्या था? much क्या था? bigger था उसके previous स्कूल से। It was a strange starting as a freshman after enjoying benefit to being the senior most class in a junior class. वो क्या कहते हैं कि it was उसके लिए देखो नए माहौल में आया था, नए स्कूल में आया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था कि किस तरह से जो सीनियर्स है वो जूनियर्स को आके परेशान कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला उसको एक बार सब कुछ नया लग रहा था क्योंकि जो प्रीवियस स्कूल था उसका बहुत छोटा था और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। डिड लक्ष्य become a beggar circumstances or by choice? What reason does the give Sergei for lying? तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लश्कोफ जो था वो बेगर बना, मतलब जो भिखारी बना वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से बना कि उसकी चॉइस थी और उसके पीछे रीजन बताना है आपको। तो आंसर देखिए क्या कहा गया। लश्कोफ gave the reason for his telling lie that he formerly sang a Russian chore but was fired from his job for a beginning alcoholic reason. वो क्या है? रशियन चोर बनना चाहता था,
कौर बनना चाहता था, मतलब सिंग करना चाहता था वहां पे। बट क्या हुआ, इसीलिए जिसने अपने जॉब से उसे फायर कर दिया गया, क्योंकि अल्कोहलिक, वो क्या करता था, ड्रिंक करता था, अल्कोहलिक होने की वजह से उसको अपनी जॉब से फायर कर दिया गया। बट वो चाहता क्या था, वो एक सिंगर, मतलब अच्छा सा सिंगर बनना चाहता था। ही हैड टू टेल लाई, इसलिए वो क्या करता था, लोगों से झूठ बोलता था। ही कुड नॉट गेट अलोंग विदाउट लेइंग, एज नो वन वुड गिव हिम एनीथिंग इफ ही टोल्ड द ट्रूथ। अगर वो लोगों को सच बता देता तो कोई भी उससे कोई उसकी हेल्प नहीं करते। देखो क्या था, वो बनना क्या चाहता था, एक अच्छा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन अल्कोहलिक होने की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया, कुड नॉट गेट एनीथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। और वो लोगों से इसीलिए झूठ बोलता था कि उसकी लोग हेल्प करें, अदरवाइज कोई उसको कुछ नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। व्हाई डिड द कंट्रीज कॉल द प्रिंस एंड द हैप्पी प्रिंस, व्हाई वाज ही रियली हैप्पी, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम। जो कंट्री कॉल थे उसको क्या, जो द हैप्पी प्रिंस चैप्टर का नाम है, जो उसका नाम है हैप्पी प्रिंस क्यों रखा, क्या वाकई में वो हैप्पी था, और व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड, उसे अपने आसपास में क्या दिखाई दिया। The countries used to call the prince happy prince because he was alive. He did not know what tears were, and he lived the place where sorrow was not allowed to the enter. जो वहाँ के लोग थे वो उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे आंसुओं का कोई नामो निशान नहीं था। वो ऐसे प्लेस, ऐसी जगह, वो ऐसी मतलब अपनी जिंदगी जी रहा था जहाँ पे सुरो दुख की कोई एंट्री अलाउड नहीं थी। अब वो पूछा क्या वो खुश था, नो, he was not happy anymore. When he died, he was made a status and placed a height from where he could see ugly and the poverty in the city. मतलब वो एक ऐसी जगह पे देखना चाहता जहां से वो अगलीनेस और पॉवर्टी को भी देख सके। देखो क्या है, फर्स्ट वाइज बोले एक बड़े सी जगह रहता था जहाँ पे कोई दुख वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, हैप्पी प्रिंस रख दिया। लेकिन वो एक्चुअली में हैप्पी नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसी हाइट बनाना चाहता था, ऐसी जगह से वो अपना स्टेटस मतलब देखना चाहता था जहाँ पे अगलीनेस और पॉवर्टी भी उसको नजर आए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो 6 मार्क्स का है तो थोड़ा सा लेंथी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में करवाऊंगी आपको, उसी को डिस्क्राइब करके आपको बड़ा उसका आंसर लिखना है। तो देखिए 120 वर्ड्स तक लिखना है आपको। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ कलाम स्कूल्स डेज व्हेन अ न्यू टीचर शिफ्टेड हिम टू द बैक रो, व्हाट फॉलोज हिज इंसिडेंट्स। टीचर कैन आइदर मेक और ब्रेक देयर स्टूडेंट्स लाइफ, साइट इंसिडेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू प्रूव दैट ट्रूथ इज द स्टेटमेंट। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक इंसिडेंट्स ने कलाम के जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके एक टीचर ने उनके साथ ऐसा क्या किया जिससे कि क्या हुआ, उनको पीछे बैक रो में बिठा दिया था। व्हाट फॉलोड दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से क्या फील हुआ उनको, उन्होंने क्या चेंज किया, और क्या एक टीचर किसी बच्चे की या स्टूडेंट की लाइफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इसके बारे में कमेंट करके बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट कलाम को लेते हुए आपको क्या करना है, इसको ट्रूथ करना है। तो देखो मैंने एकदम शॉर्ट में आंसर बताया है, आपको इसी को फुल मतलब बड़ा करके दिखाना है। बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। द इंसिडेंट व्हेन कलाम न्यू टीचर शिफ्टेड हिम फ्रॉम द फर्स्ट रो वेयर ही यूज्ड टू सिट विद द हिंदू प्रीस्ट सो रामाधन सिस्ट्रे सो द लास्ट रो। तो क्या कह रहे हैं कि वहां पे क्या फर्स्ट रो पे जो कलाम बैठ गए थे, उनको जो न्यू टीचर साइंस टीचर आए उन्होंने पीछे बिठा दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट रो पे हिंदू प्रीस्ट मतलब हिंदू पुजारी है उनके लोग बैठेंगे। हिज साइंस टीचर वाज द वन हु taught him to way of breaking down social barriers। तो उनके साइंस टीचर ने उनको ये बात सिखाई कि किस तरह से जो सोशल बैरियर चल रहे हैं, जाति का भेदभाव चल रहा है, उसको दूर करना है। ये बात उनको उनके साइंस टीचर ने सिखाई थी। तो इसी को एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर लिख देना है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। हार्टेड, जेलस एंड मिसडीड आर द डेंजर्स पोल्यूटेड ऑफ द अर्थ। Discuss the reference to the poem No Men Are Foreign. How does the poet remind us to the many way which are we live the same। मतलब किस तरह से हम सभी के सभी सेम हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि जेलस माइनस डेंजरस फॉर द पोल्यूट। हमारी अर्थ को कौन पोल्यूटेड कर रहा है, हम कहते हैं कि पोल्यूशन करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत करना, जेलसी करना, मिसडीड एक दूसरे के साथ में गलत करना, ये भी हमारे लिए क्या है, एक पोल्यूटेंट ही है। इसी के बारे में हमको चैप्टर नो मैन एट फॉरेन से, यहाँ से कि कोई भी फॉरेन से नहीं आया, बाहर से नहीं आया, इसी के बारे में हमको क्या करना है, बताना है। आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। द पोएट्स मीन टू से in this line that it is the same land on which we walk of
एंड आफ्टर आर दैट वुड बी बरीड इन द सेम अर्थ। भाई ये वही अर्थ है जहाँ पे सभी चलते हैं फिरते हैं जिंदगी जीते हैं और बरीड मतलब इसी मिट्टी में दफना दिए जाते हैं। थ्रू दिस लाइन द पोएट टेल अस द व्हाट डू वी ऑल एक्टिविटी आर सेम लैंड, कि हमारी इस लैंड पर सभी की एक्टिविटी जो है सेम है। द पोएट सेड द मैन फ्रॉम द कंट्रीज अदर कंट्रीज हैव द सेम रिक्वायरमेंट, सभी की सेम रिक्वायरमेंट एज इन आवर कंट्री मैन एंड सेइंग एंजॉय द सनलाइट ब्रीथ सेम एयर सेम ड्रिंक वाटर, मतलब सभी क्या कर रहे हैं, सेम सनलाइट ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं। नॉट ओनली दिस दे ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर द अर्न और लिविंग, वे इसके अलावा मतलब कमाते भी है ना, सभी के सभी सबकी सेम है। तो इस अर्थ पे क्या है, सभी सेम है, चाहे वो किसी भी कंट्री से क्यों ना हो। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो क्या कहे गए हैं, 9th क्वेश्चन है, 100 to 120 वर्ड्स में देने हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक आपको करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जोन्सी could not get better despite of effort made by the doctor and his friends Sue assist and help. Discuss the elaborate the negative feeling that keep one falling and the also discuss the value which remove such feeling and infuse a person with the डिजायर टू लिव। देखो क्या कहा गया है कि जोन्सी जो था वो क्या था, ठीक ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जिंदगी जीने की आशा जो थी वो छोड़ दी थी। तो डिस्कस इलेबोरेट नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग क्या आ रही थी, उसको ये लग रहा था कि भाई कुछ भी नहीं हो पाता है, एकदम हम हार मान जाते हैं, हमें सब कुछ नेगेटिव ही नजर आता है। और आपको वैल्यूज पुट करनी है जो क्या है, फीलिंग द इशू, कि आपको नया जिंदगी जीने को किस तरह से आप और एनकरेज हो के आपको जिंदगी में और ऊंचाइयां लेनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। देखिए क्या कहा गया है, जोन्सी कुड नॉट गेट बेटर डिस्पाइट द एफर्ट मेड बाय द डॉक्टर एंड हर फ्रेंड स्यू असिस्ट एंड हेल्प। डिस्कस द, एक सेकेंड, आंसर देखिए। नेगेटिव इमोशंस आर एनी इमोशन दैट कोज यू फील बैडली इन वन वे एंड अनदर वे। एंगर, फील, सैडनेस, डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशंस, गिल्टी, शेम, डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, यू नेम इट, वी ऑल फील दीज इमोशंस वट एवर यू एक्नॉलेजमेंट देम और नोट, दे आर देयर। हमेशा ये जो फीलिंग्स है ये हमारे, कभी भी हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, सैडनेस होते हैं, हमारे साथ रहती है और हमें पता नहीं चलता, अगर हम हमारी नॉलेज में नहीं रहता, लेकिन ये इनमें से कुछ ना कुछ हमारे साथ हमें हमेशा रहता है। इन 1907 साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन, बेस्ट नोन एंड द स्टडी फेशियल एक्सप्रेशन एंड द हाउ दे आर रिलेट इमोशन, आइडेंटिफाई 6 बेसिक इमोशंस। तो यहाँ पे ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप सीधा लिख सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट ने 6 बेसिक इमोशंस का पता लगाया है, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसगस्ट, fear, surprise and anger. Interesting that 4 out of 6 these fall in the negative character, जिनमें से 4 ये 6 है टोटल, जिसमें से 4 क्या है, नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन 1980 रॉबर्ट बुटक्लिक आइडेंटिफाई 8 बेसिक इमोशन, जॉय, सैडनेस, थर्स्ट, डिसगस्ट, fear, anger, anticipation and surprise. Again 4 of these 8 might be considered as a negative. They both went to explain, देखो क्या कहा गया कि पहले 6 बताया गया, उसके बाद में 8 बताया गया, लेकिन इनमें से आधे से ज़्यादा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। They both went to expand the range of emotion including many other. Dr. Putnik expanded his finding throughout the wheel of the emotions in illustrate the spectrum, degree and relationship among these emotions. तो देखो क्या कहा गया कि जितने भी इमोशंस हैं इनको नेमिंग आपको आना चाहिए कि कौन कौन से इमोशंस है और वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, इस तरह से आपका ये आंसर लिखना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया इसी की ओर में। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 100 to 120 वर्ड्स में है। My cat was back and so I was. Why does the author say to? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? Explain the context of the chapter. A house is a not a home. तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर, देखो। After the fire, author lost interest in his life. He feel that he was lost everything. After he gets books and other items from his schoolmates, he feel a sense of newfound security. The recovery of his cat is like the icing of the cake. He get back his best mate. Now the both he and his cat are back normally. See, his statement is including that he is begun picking up the fragment of life. देखो क्या कहा गया, after fire ऑथर लॉस इंटरेस्ट ऑफ लाइफ। फायर के बाद में ऑथर ने इंटरेस्ट ही लॉस कर दिया जिंदगी को लेके। ही फील दैट ही वॉज लॉस्ट एवरीथिंग, उसे लगा उसने सारी चीजें अपनी खो दी पूरी लाइफ। आफ्टर गेट्स बुक्स एंड हिज अदर आइटम फ्रॉम हिज स्कूल मेट्स, ही फील अ सेंस ऑफ न्यू फाउंड सिक्योरिटी। वो क्या कह रहे हैं कि अपनी पुरानी बुक्स और कुछ स्कूल मेट्स से जब मिला तो उसे थोड़ा सेंस हुआ नई जिंदगी के बारे में। द रिकवरी ऑफ हिज कैट विल लाइक द इंकल इन द केक, मतलब कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी में जब वो कैट आई तो उसकी नई जिंदगी शुरुआत हो गई। ही गेट्स बैक इज द बेस्ट मेट, उसे अपना बेस्ट मेट मिल गया। नाउ बोथ ही एंड हिज कैट बैक नॉर्मली रहने लगे। हिज स्टेटमेंट इंक्लेडिंग दैट ही इज बिगन पिकअप फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ, मतलब उसने क्या सीखा कि हर लाइफ कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है।
तो हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस हो गए हैं चैप्टर। तो सबसे पहले देखो ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब हम वो पार्ट करेंगे जो पार्ट अभी तक हमने नहीं किया है। आज इस सैंपल पेपर के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट। सेक्शन बी भी हम कर चुके हैं, जहाँ से हमने नहीं किया है हम वही पोर्शन आज करने वाले हैं। यहाँ से सेक्शन सी से राइटिंग स्किल है, उसे हम करते हैं। देखो क्या कहा गया है, ऑल द नेम एंड एड्रेस यूज टू द क्वेश्चन फंक्शन रिसेंबली इज एनी प्योर ऑफ द कॉन्फिडेंशियल। देखो क्या कहा गया है यहाँ से, अटेम्प्ट एनी वन। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनमें से एक करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या कहा गया है, चाइल्डहुड इज एट द टाइम व्हेन इक्वेटिक न्यूट्रिशन इज वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। क्या कहा गया कि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जहाँ पे न्यूट्रिशन जो बॉडी के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। improper diet is the many result heart disease, cancer, autism, diabetes. Based on the following picture in a newspaper showing the difference between the healthy and unhealthy items for children, write a descriptive paragraph of healthy lifestyle for the children about 100 to 120 words। देखो क्या कहा गया है उन्होंने कि आपको ये पिक्चर में क्या कहा गया है कि आपको जो हेल्दी फूड है वो नहीं ईट करना और जो हेल्दी फूड है वो ईट करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में एक पैराग्राफ राइट करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए किस तरह से लिखेंगे, रिसेंटली स्टडीज हैव शो दैट द इंक्रीज स्ट्रेस ऑफ द प्रेजेंट स्पीडी लाइफ इज लीडिंग टू वेरियस मेडिकल कंडीशन। जैसे कि इन कुछ स्टडीज से पता चलता है कि कुछ दिनों से ये जो स्पीडी लाइफ मतलब बहुत तेज भागती दौड़ती जो ज़िंदगी है उसने क्या किया है, स्ट्रेस को इंक्रीज किया है और वेरियस मेडिकल कंडीशंस को क्या किया है, एक बुलावा दिया। क्योंकि इतनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी है जिसमें आराम तो है ही नहीं, सिर्फ भागा दौड़ी है। A healthy lifestyle assists an individual to keep a positive attitude towards the work and the life in general। एक healthy lifestyle क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल को एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स देती है और उसके अलावा उसके वर्क में या उसकी लाइफ में क्या देती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब वो पॉजिटिव रहता है, एक हैप्पीनेस सी रहती है। अ हेल्दी डाइट इज अ वन दैट हेल्प द मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। एक हेल्दी डाइट क्या करती है, मेंटेन करती है हेल्थ को, एक पूरा ओवरऑल जितनी भी मतलब अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो सभी जो अंदर की कमियां, हमारे इंटरनल जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी, जिससे कि क्या रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे। अ हेल्दी बॉडी ऑल्सो नीड सम डेली फिजिकल एक्टिविटी। एक हेल्दी बॉडी को क्या क्या चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, नीटनेस मतलब आराम की नींद चाहिए। ऐसे नहीं भी सो तो गए हैं लेकिन नींद नहीं है, आराम की नींद चाहिए। अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड पर्सनल हाइजीनिक, ये सारी चीज़ें चाहिए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ऑल्सो वी शुड ड्रिंक मोर देन एटलीस्ट 7 and 8 ग्लास ऑफ वाटर। इसके अलावा हमारे को कितना, एक दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी चाहिए पीने के लिए। इट बैलेंस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एंड सप्लाई वाइटल न्यूट्रिएंट क्विकली टू द बॉडी। और इसके अलावा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जिससे कि क्या है, जो न्यूट्रिएंट है वो पूरी बॉडी में अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके, सप्लाई हो सके। अ फिट एंड हेल्दी इंडिविजुअल टर्न आउट ऑफ टू बी मोर रेसिस्टेंस टू इन्फेक्ट द डिजीज, इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो क्या कहा, एक हेल्दी और फिट लाइफ क्या होती है, अगर कोई एक हेल्दी फूड खाता है और फिट रहता है तो वो क्या है, इन्फेक्शन और डिजीज से भी रेसिस्टेंस रहता है, मतलब उनसे भी बचा रहता है। तो इसीलिए हमेशा एक हेल्दी डाइट हम लोगों को, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपने समझ तो लिया लेकिन जब आप याद करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अब इसके सेकंड में एक और क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। योर बेस्ट फ्रेंड हेल्प इन द टाइम टू नीड बिफोर योर एग्जाम, राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। देखो कितना आसान, माई बेस्ट फ्रेंड का जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अबाउट 100 to 120 वर्ड्स टू बेस ऑन द फॉलोइंग क्यूज। इनपुट नेम, वेयर ही लिव्स, पेरेंट, फैमिली, नेचर, क्वालिटीज, हैबिट, बिहेवियर टूवर्ड्स द अदर, फीलिंग्स अबाउट हिम हर, हाउ शी इज हेल्प यू, ग्रेटिट्यूड वर्ड्स। ये सब बताना है जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि कहाँ रहता है। ये तो जनरल है, मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ जो आप इसके अंदर लिखकर अपना जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट माई बेस्ट फ्रेंड इज रतन। मैंने यहाँ पे रतन लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मेरा एक दोस्त अच्छा है रतन, बेस्ट फ्रेंड। ही इज द बेस्ट बॉय। अब गर्ल अगर लिख रही है तो आप रतन की जगह रतना लिख दीजिए और बॉय की जगह गर्ल कर दीजिए। ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट, अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज नॉट एट ऑल प्राउड। वो क्या कह रहा है कि हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, गुड स्टूडेंट है, लेकिन उसको इस बात का कोई भी घमंड नहीं है। बिसाइड ही इज वेरी काइंड हार्टेड, वो बहुत दयालु है।
इफ एवरीवन इन फॉल, रतन इज द फर्स्ट हु पे अटेंशन फॉर मी विजिट। अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो सबसे पहले जो अटेंशन देते हैं वो कौन है? रतन ही है। ही इज ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प एनी बॉडी एट एनी टाइम। वो हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। रतन इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है। ही प्ले फुटबॉल क्रिकेट इन आवर स्कूल टीम एंड अ बैग माई मैनी प्राइज। और उसने क्या किया है? वो स्कूल की टीम में, क्रिकेट टीम में भी और वो स्कूल की फुटबॉल टीम में भी, और कई बार प्राइज भी लेकर आया है। हिज मैनर एंड बिहेवियर अट्रैक्ट एवरीबडी। उसका जो बिहेवियर है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ऑल द क्वालिटीज हैव मेड हिम सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये सारी क्वालिटी उसको दूसरों से अलग बनाती है। ही इज़ ए वेरी डियर टू मी। वो मेरे बहुत क्लोज है। एंड वी आर वेरी इंटीमेट विद द ईच अदर। मतलब हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताते हैं। वी शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग। हम एक दूसरे के साथ में फीलिंग को शेयर करते हैं। ही कम्स टू माई प्लेस ऑलमोस्ट एवरी डे इन द आफ्टरनून। वो मेरे पास दिन में एक बार दोपहर में आ ही जाता है। वी गो आउट टुगेदर। आई लाइक हिम वेरी मच। इसके अंदर आप उसकी जगह, वो कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है, ये या उसके कितने भाई बहन है, ये थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट लेके आप जब लर्न करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन करना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 5 मार्क्स के हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। यू आर नेहा और नमित। आप नेहा और नमित है। टुडे इज योर बर्थडे एंड योर फादर हैज गिफ्टेड यू अ लैपटॉप। यू आर वेरी हैप्पी ऑन इज दिस। यू वॉन्ट टू हैव it for a long time. Before going to bed, you intend to share your joy with your diary. Write a diary to 100 to 120 words to expressing your feeling. देखो क्या कहा गया कि आपका नाम नेहा या नमित है। आपको आपके फादर ने लैपटॉप आपके बर्थडे पर गिफ्ट दिया, तो आप कितने खुश हैं ये सब आपको डायरी में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो किस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेट लिखते हैं 8 फरवरी या कोई भी डेट हो आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके अलावा सैटरडे, जो उस दिन का डेट होगा एग्जाम का आप वो लिखेंगे यहाँ पे, और सैटरडे कुछ भी लिखो। ये तो मैंने जो उस दिन एक्चुअल में होगा वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद डियर डायरी भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डियर हम क्या लिखते हैं? डायरी। ठीक है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखो आप किस तरह से लिखेंगे। पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद सैटरडे लिखेंगे। अब यहाँ पे डियर डायरी सबसे पहले आप लिखेंगे, क्योंकि डियर डायरी लिखने से भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखो टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। इन द मॉर्निंग आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड गोट द बिगेस्ट हग फ्रॉम द मम्मी एंड डैडी। क्या कह रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे है। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मेरे मम्मी और पापा से मुझे क्या मिला? एक हग मिला। बहुत मिला, कहते हैं प्यार की झप्पी मिली। डैडी विशिंग मी हैप्पी बर्थडे विद द ग्रेटेस्ट स्माइल। उन सब ने मुझे ग्रेटेस्ट स्माइल के साथ में हैप्पी बर्थडे विश किया। पूरा बताना है ना डियर डायरी में, तो सिर्फ ये नहीं लिखेंगे ना लैपटॉप दिया, पहले बताएंगे जब उठते ही क्या किया? ग्रेटेस्ट हग मिला, मुझे बहुत प्यार मिला। दे हैव एवर स्माइल, वो बहुत खुश थे। माई पापा गेव मी द बिगेस्ट गिफ्ट विच आई वॉन्ट फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। मेरे पापा ने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे मैं बहुत लंबे समय से चाहता था, अ लैपटॉप। देखो लैपटॉप को हमने हाईलाइट किया है तो कैपिटल लेटर में लिख के ना। आई गेव हिम द बिगेस्ट हग। मैंने उनको, जैसे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने उनको एक बिगेस्ट क्या किया? हग किया। एंड आई एंजॉय अ लॉट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थैंक माई पापा फॉर द लैपटॉप एंड प्रॉमिस। मैंने मेरे पापा को थैंक कहा लैपटॉप के लिए और प्रॉमिस किया that I will give a gift return by studying hard work and make him proud। और कहते हैं कि मैंने भी पापा को रिटर्न गिफ्ट में ये प्रॉमिस किया है कि मैं स्टडिंग हार्ड करूंगा और मेरे जो नंबर है और अच्छे नंबर आएंगे हार्ड स्टडी करने से, और क्या होगा कि मैं उनको प्राउड फील कराऊंगा। एंड द डे वॉज ओवर हैप्पीली एंड पीसफुली। और पूरा दिन बहुत अच्छे से हैप्पीली और पीसफुली निकल गया नेहा और नमित। इस तरह से पूरा आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं। कुछ और भी ऐड इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है। स्टोरी, एक सेकेंड। राइट अ स्टोरी टू 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन और ऑल्सो गिव सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। आपको टाइटल भी बताना है। अ यंग मैन इन अ वेरी रिच फैमिली वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज ओबेसिटी। एक यंग मैन बहुत अच्छे परिवार से था लेकिन अपनी ओबेसिटी मतलब कि मोटापे से परेशान था। हिज वेट वॉज इंक्रीजिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। उसका पिछले टाइम से जैसे जैसे टाइम जा रहा है उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है। He got treated by many doctors but no one was able to solve this problem। उसने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन किसी ने भी क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। Everyone would prescribe medicines and advise to eat them for the months। हर किसी ने उसको एडवाइस दिया कि आप किस तरह से अपना वेट कम कर सकते हैं, उसको सजेशन दिया। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें क्या करना है, अपनी जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। ओबेसिटी एंड ओवरवेट आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर अ नंबर ऑफ डिजीज। दिस प्रॉब्लम इफेक्ट चिल्ड्रन नॉट
ओनली फिजिकली बट इवन मेंटली भी। ये बच्चों को क्या करता है, सिर्फ फिजिकली परेशान नहीं करता है, मेंटली भी परेशान करता है। दिस इफेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या करता है, दिक्कत पहुंचाता है। द मॉडर्न लाइफ स्टाइल लीव्स वेरी लिटल टाइम टू फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसने फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत कम टाइम छोड़ा है। इट इज़ नॉट दैट द ओबेसिटी कांट बी क्योर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओबेसिटी को क्योर नहीं किया जा सकता। However, things can be changed only when people take a more healthy way to life by eating a balanced diet and exercise regularly। तो क्या कह रहे हैं कि हावर उसने बहुत, आप क्या पहले तो देखो क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जो ओबेसिटी है उसको क्योर नहीं किया जा सकता, उससे मतलब बचाया नहीं जा सकता। हावर थिंग्स कैन बी चेंज हो सकती है, लेकिन कब, जब आप एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, जो अपनी डाइट है वो बैलेंस डाइट आप लेना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करना शुरू कर देते हैं। सो कंसिडरिंग दीज थिंग्स दैट यंग मैन रिड्यूस हिज वेट विद द हेल्प ऑफ हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। तो उसने क्या किया, इन सब बातों को सुनकर उसने भी अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। कैसा शुरू किया, हेल्दी डाइट लेनी शुरू करी, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, जिससे कि उसने अपना वेट रिड्यूस कर दिया। एंड स्टार्टिंग लिविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और उसके साथ उसने हैप्पी और हेल्दी लाइफ अपनी स्टार्ट कर दी।